ज़ाहिर है बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि सीनियर मोस्ट को अगर चीफ जस्टिस ना बनाया तो एहतजाज करेंगे। जैसे याया आफरीदी चीफ जस्टिस बने, उसके बाद हामिद खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में कल कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि वो इनकार करेंगे, मगर अब तक की सूरत हाल यही नज़र आ रही है कि उन्होंने ओहदा कबूल किया है, सब उन्हें मुबारकबाद भी दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ की इस वक्त पोजीशन क्या है अब उनके हवाले से? देखें, बतौर वकील मैं बात करूं या पीटीआई के एक वर्कर के तौर पर, दोनों सूरतों में हमारा एक मुत्तफ़िक का एक लिहाज से मुतालबा है कि हम ये कहते हैं कि ये निज़ाम इंसाफ पे हमला है। आप एक सीनियरिटी प्रिंसिपल सिर्फ आज का नहीं है, ये अल जिहाद ट्रस्ट 1996 में आया जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपने 20 वर्कर्स को हाई कोर्ट के जजेस लगा दिए थे, और उसके बाद 98 से पहले इन्होंने सजाद अली शाह को चौथे नंबर से उठा करके चीफ जस्टिस बना दिया था। फिर 98 में तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे और उन्होंने एक मलिक असद जजमेंट थी जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि नहीं, जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, और उसके बाद अजमल मियाँ साहब ने ओथ लिया था। तो उसके प्रिंसिपल के बाद वो चलता रहा एक प्रेसिडेंट बेस्ड, और 2010 में जब 18th अमेंडमेंट इन्होंने की और उस 18th अमेंडमेंट में इन्होंने वो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी उसमें इंक्लूड कर दिया। उन्होंने कहा जो सीनियर मोस्ट जज होगा विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, और उसी पे अमल दरामद हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये दो काम करके इन्होंने तो पहले तो 26वीं तरमीम जिस तरह की है वो सबको पता है, जिस तरह बंदे उठाए गए, अगवा किए गए, पैसे दिए गए, क्या क्या नहीं किया, उसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की तो अलग क्वेश्चन है। दूसरा जो आप इन्होंने तकसीम पैदा कर दी है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल लिटिगेंट होता है, आपको पता है, या फेडरल गवर्नमेंट होती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, या सूबा पंजाब होगा, कोई भी सूबा होगा, या कोई भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान होगी, तो वो प्रिंसिपल लिटिगेंट है। और इसके अंदर जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी के अंदर उसके ज़रिए आपने एग्जेक्टिव के ज़रिए या पार्लिमान के ज़रिए, और पार्लिमान भी वो जो फॉर्म 47 की पैदावार है, उसके ज़रिए अगर आपने जजेस को अपॉइंट करना है या चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, और उसके तरीक़े से आपने तमाम जजेस में एक होप पैदा कर दी कि जो गवर्नमेंट की तरफ देखेगा, जो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं करेगा, जो गवर्नमेंट के हक़ में फैसले करेगा, वो चीफ जस्टिस बन सकता है, और जो इंडिपेंडेंट फैसले करेगा, जैसे 12 जुलाई को फैसला आया है, और उसकी सज़ा ये मिलेगी कि आपको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा। फिर इस दौड़ में वो सारे शामिल हो जाएंगे। देखें, हमने 76 साल और ये नुक्ता अहम है, ये नुक्ता अहम है, मगर इस पर तहरीक इंसाफ अब करेगी क्या, ये सवाल, क्योंकि अभी तक तहरीक इंसाफ ने कोई पोजीशन नहीं ली है इस हवाले से। आपका लाएअमल क्या है? अदालत से रुजू करेंगे, पार्लियामेंट में एजिटेट करेंगे, सड़कों पर आएंगे, क्या करेंगे, या फिर कबूल करेंगे इस बात को कि जैसे याया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए? देखिए, एक बात तो तय है कि याया आफरीदी साहब की ज़ात से हमें कोई गिला नहीं है। वेरी रिफाइंड जज, बहुत अच्छा इंसान है और बहुत इंडिपेंडेंट जज है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे हैं। जो चीफ जस्टिस बनने का हक है वो सीनियर नंबर 1 का है, और ये भी चीफ जस्टिस बनेंगे, इनके 6 साल अभी तक पड़े हुए हैं, 6-7 साल जितने भी हैं, लेकिन अपनी टर्न पे बनेंगे। तो लिहाजा इस वक्त जो उनका चीफ जस्टिस बनना है वो दुरुस्त फैसला नहीं है। हमने तो एज ए होल पूरी इस 26 अमेंडमेंट को चैलेंज करना है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हमने ये समझते हैं कि सीनियर मोस्ट का ये हक़ था जो छीना गया, और उसके अलावा जो जुडिशल कमीशन के ज़रिए आइनी बेंचकस का तकर्रुर होगा वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर हमला है। वो सुप्रीम कोर्ट के एक वो जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वाला फैसला है जिसके नतीजे उन्होंने लिखा हुआ है कि जिस तरह आर्मी तरमीम, मगर आपने जैसे कहा कि आप उसको चैलेंज करेंगे। अब इसमें एक मसला है, जब आपने नैब तरामीम को चैलेंज किया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनके हवाले से आप कह रहे हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, उन्होंने कहा कि आपको पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया क्योंकि आप पार्लियामेंट से रिजाइन कर गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाउ अगेन, जब तरामीम हो रही थी तो वोटिंग के मरहले में आपने हिस्सा नहीं लिया, फिर पार्लिमानी कमेटी जो बनी उसकी भी आप लोगों ने अपने नाम अनाउंस कर दिए, मगर फिर उसका भी बॉयकॉट कर दिया। तो जब अदालत में चैलेंज करने जाएंगे फिर सवाल उठेगा कि आप पार्लियामान में किरदार अदा करते नहीं हैं, अदालत के दर पर आ जाते हैं। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ जो प्रिंसिपल क्वेश्चन आएगा वो ये होगा, क्या अदलिया के ऊपर एग्जेक्टिव को इंटरफेरेंस करने का हक हासिल है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, और अगर ये है तो क्या इस स्ट्रक्चर को चेंज करने का हक पार्लिमान के पास है या नहीं है, चूँकि ये बेसिक क्वेश्चन आना है। और पार्लिमान की कॉम्पिटेंस के हवाले से तो किसी को कोई एतराज़ नहीं। गो ये अलग बात है कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये अलग बात है कि नेशनल असम्बली अभी इनकम्प्लीट थी, ये अलग बात है कि नेशनल सेनेट अभी तक इनकम्प्लीट थी, 11 जज अभी मेंबरान हमारे आने थे, उनका अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो आ जाते तो यहाँ
ये तरमीम कर ही नहीं सकते थे। और ये सारे बड़े अहम एतराज़ात हैं आपके, मगर मसला ये है कि ये सारे एतराज़ात आईनी बेंच ने सुनने हैं, और आईनी बेंच बनेगा, वो सुनेगा, फिर क्या होगा? नहीं, आईनी बेंच ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जब इस तरह के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को जब चैलेंज करने लगे हैं, तो जो आईनी बेंच है उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वन ऑफ द पार्ट है, उसका प्रोडक्ट है। तो लिहाजा ये पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं, जो लार्जर बेंच सुने या फुल कोर्ट सुने, हमारी तो रिक्वेस्ट होगी इसको फुल कोर्ट सुने, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। जैसे पहले इन्होंने फुल कोर्ट 17 जजेस बैठ के उन्होंने सुना था, वो जो आर्मी में कोर्ट्स बनाई थी इन्होंने, वो जो PLD 2014 में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला फैसला आया था। तो लिहाजा हमारी उसमें रिक्वेस्ट होगी कि ये पूरा फुल कोर्ट सुने, और ये नहीं हो सकता कि जो बाई प्रोडक्ट है ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो उसके ऊपर फैसला करे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दुरुस्त है या नहीं। मगर शमशेर साहब, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा एक केस सुन रहे थे, और उन्होंने वो केस ट्रांसफर कर दिया कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है, ये अब हमारा केस नहीं है। उन्होंने अपने बेंच से ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने भी इस बात को कबूल कर लिया। नहीं, वो एक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होने वाली अमेंडमेंट, उसका ये मतलब नहीं है कि उसको उन्होंने इंडोर्स कर दिया है, उसको इंडोर्स नहीं किया। ये है कि जब एक लिस्ट आएगी, यानी एक केस आएगा, तो उस केस के ऊपर फिर जजेस बैठ के फैसला करेंगे। ये नहीं हो सकता कि उन्होंने कह दिया कि 26 अमेंडमेंट दुरुस्त हो गई है, या ये जो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है वो ख़त्म हो गया। आपको ये कोई देखा नहीं था आपने, जो PCO का ओथ लेते थे, उसके बावजूद जो ज़फ़र अली शाह वाली जजमेंट है या उसके बाद वाली जजमेंट है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर अगर ये कह भी दिया जाए कि आपको अख्तियार हासिल नहीं है कि आप कोई PCO के खिलाफ फैसला देंगे, इवन देन सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती हैं, उन्होंने ओथ लिया है टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन मींस कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपने उसको प्रिजर्व करना है। वैसे यानी एज ऑफ नाउ आप ये कह रहे हैं उसको कि और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही चीफ जस्टिस बने उसके बाद फुल कोर्ट हो जो कि इस मामले पर फैसला करे, और वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट करे। या अफरीदी साहब से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कि ये हो? जी बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त बात है, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ताला हम भी चैलेंज करेंगे, वकला भी इसको चैलेंज करेंगे, वकला की तंजीमें भी चैलेंज करेंगी। और ये कोई इतना आम बात नहीं है। जो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है वो ये है कि यानी वो जुडिशल कमीशन जहाँ डोमिनेंट रोल मौजूदा हुकूमत का होगा या पॉलिटिशियंस का होगा, वो फैसला करेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ जो बेंच बनेगा वो कौन सा होगा, और टाइम टू टाइम बेंच भी वो तब्दील करते रहेंगे। और वो बेंच वो बनाएंगे कि जो केस आया है, फ़र्ज़ करो केस रिजर्व हो गया या केस का फैसला भी आने वाला है, उन्होंने उसको तोड़ा, नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उसको तोड़ा, फिर तीसरा बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उसको उनको अख्तियार मिल गया है। यानी ये कभी दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि बेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक चीफ जस्टिस का देखे ना, दो एक इबाम रहा। मगर इसमें एक और इशू है, इसमें आपका किरदार शो नहीं होना चाहिए। इसमें आपका किरदार बड़ा अहम होगा, क्योंकि आपने पार्लिमानी कमेटी का कर दिया बायकॉट। अब एक जुडिशल कमीशन बनना है, और जो उस जुडिशल कमीशन ने जो बेंच है, आईनी बेंच बनाना है, उसमें भी अब ऑपोजिशन के 2 अरकान होने हैं, एक नेशनल असेंबली से, एक सेनेट से। अगर आप उसमें भी नहीं बैठे, आप फिर फ्री रन दे देंगे हुकूमत को, बैठेंगे तो सवाल उठेगा कि पार्लिमानी कमेटी में क्यों नहीं बैठे। तो क्या सोच समझ के फैसले नहीं हो रहे हैं PTI की तरफ से? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो तो एक सामने नज़र आ रहा था कि उसमें तो हम बैठते या ना बैठते उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, इसलिए कि डोमिनेंट रोल उसमें पार्लिमानी कमेटी में उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। ज़ाहिर है वो उन्होंने 8 बंदों ने फैसला करना था, उन्होंने कर दिया, हम बैठते या ना बैठते वी वर रिडंडेंट। जहाँ तक जुडिशल कमीशन का ताल्लुक़ है, इसका फ़ैसला हम कल और परसों करेंगे, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि हम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल हमारा एक ऑब्जेक्शन है कि ये 26 अमेंडमेंट बिल्कुल गलत है, और जुडिशल कमीशन को कोई हक़ हासिल नहीं है कि वो आइनी बेंचेस बनाए। उनको ये इट इज़ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इनटू द अफेयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या इवन हाई कोर्ट। और आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से ये बात ज़ेर गर्दिश है कि जनाब वन मैन शो नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस को अख्तियार नहीं होना चाहिए। और हम भी ये कहते थे कि मास्टर ऑफ रोल जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। हमारी राय ये थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस बैठें और सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड करें।
लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड करने के बजाय प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया आपके सामने है कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस बैठेंगे और वो फैसला करेंगे, और फुल कोर्ट ने उसको इंडोर्स कर दिया। जब फुल कोर्ट ने इंडोर्स कर दिया, ये पिछले महीने जब काजी फाइसा साहब से आर्टिकल 63A में अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रेशन चाहिए थी ताकि ये लोटे बना सकें या लोगों को अगवा करके वोट ले सकें, और उसके लिए उन्होंने आर्डिनेंस ले आए। अभी आर्डिनेंस आया नहीं था, उससे पहले जनाब कमेटी भी बैठ गई, नाम भी बदल गए, अमीनुद्दीन साहब को उसमें शामिल कर दिया, और उसके बाद जा करके उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो आपके सामने हैं। आर्टिकल 63A की इंटरप्रेशन कर दी, और उसके बाद जो लोगों को उठाया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, बीवियाँ उठाई गई, वो सब आपके सामने है, या लूटे बनाए गए या पैसे दिए गए, जो कुछ भी हुआ। इस सब में आप सबकी उम्मीद ये थी कि उस अक्टूबर 25 को रिटायर होंगे, जैसे काजी फाइसा साहब और असद कैसर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि उन्हें नजर आ रहा है कि फिर हुकूमत नहीं रह पाएगी। इमरान खान साहब ने भी मुतादिद जो सहाफ़ियों से मुलाकातें थी उसमें भी कहा, दिसंबर में इलेक्शन नजर आ रहे थे तहरीक इंसाफ को, फिर अपनी हुकूमत बनती नजर आ रही थी इलेक्शन के नतीजे में। क्या आप भी नजर आ रही है? देखें, बात यह है, हमें अभी भी तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा हमारे साथ। आपके सामने इलेक्शन फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो सब हम जीते हुए लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो हारे हुए कठपुतली हैं, डाकाजनी के ज़रिए वजूद में आने वाली फॉर्म 47 की पैदावार है, वो अंदर बैठे हुए हैं। और मुझे बताएं, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का इस्लामाबाद का मैं MNA हूँ, 1,05,000 वोट लिए हैं, जो मेरे से आधे से भी कम वोट लिए हैं, आधे से भी कम, यानी जो डिफरेंस है हमारा उससे ज़्यादा है, 53,000 का मेरा डिफरेंस है, और वो असेंबली में बैठा हुआ है, चीफ व्हिप बना हुआ है। अगर इस तरीके से तीनों सीटें इस्लामाबाद की और पिंडी, ये तो आपका मुकदमा है, इस मुकदमे के जवाब में जो आप इंसाफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अगर अक्टूबर में और दिसंबर के दरमियान तहरीक इंसाफ करने लगी थी तो क्या अब भी कर रही है? देखें, अभी तो हमें इन्होंने इसी वजह से तो ये इलेक्शन फ्रॉड से बचने के लिए तो इन्होंने ये 2 नंबरी की है। बेसिक इनका मसला तो वही है। तो उसमें वो कामयाब हुए हैं या आपकी उम्मीद बाकी है? तो उसमें वो कामयाब हो गए, साहब इनका प्रोटेक्टर था, तो उसमें वो कामयाब हो गए हैं जिसको आप 2 नंबरी कह रहे हैं, आप हो पाएंगे? जी, मेरा नहीं ख्याल ये कामयाब हो पाएंगे। हाँ, आर्जी तौर पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया, आर्जी तौर पर ये अभी अपने उस मकसद में कामयाब हो गए हैं कि काजी फाइसा के जाने के बाद जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने रोल अदा करना था उसको रोकने में कामयाब हो गए हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये इस सारी बेईमानी और फ्रॉड के ऊपर जो पर्दा डालने की इनकी कोशिश है उस हद तक आर्जी तौर पर कामयाब हो गए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज़्यादा देर के लिए ये चल पाएगा। ये सारा सेटअप वापस होगा, ये सारी खराबियाँ ख़त्म होंगी, और इंशाअल्लाह ताला जो आज़ाद मुनसिफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हमें यकीन है। मुझे एक बात बताएं, जो प्रोग्राम में शुरू में बात हुई उसको अगर मैं कंक्लूड, आप ये तवक्को कर रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी फुल कोर्ट बनाकर अपनी ही तैनाती को कलअदम करार दिलवा देंगे, क्योंकि आईनी तरमीम कलअदम करा देंगे? देखिए, अपनी तैनाती तो इसमें जो ओथ वो ले रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चलूंगा। वो एक कॉन्सिक्वेंस है ऑफ 26 अमेंडमेंट का। 26 अमेंडमेंट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है तो उसके नतीजे में तो इनका नोटिफिकेशन भी ख़त्म हो सकता है, वो कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में 17 या 14 जज बैठे थे तो बहुत सारे जज, जैसे जस्टिस सरमद उस्मानी साहब थे, सरमद जलाल उस्मानी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट से वापस गए थे, आपको याद होगा, हाई कोर्ट में। इसी तरह मेरा ख्याल एक और जज साहब थे, जस्टिस ये हमारे ये सलाउद्दीन साहब के वाले साहब, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, वो जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस गए थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। तो इस तरह की सिचुएशन में जब इस तरह के प्रिंसिपल फैसले होते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ओथ लिया हुआ है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो जाए तो ये तो नहीं है ना कि उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, वो जिम्मेदारी उनकी बाकी रहती है। वो बिल्कुल बैठ सकते हैं, उस बेंच का हिस्सा भी हो सकते हैं, फुल कोर्ट में बैठ के उसको डेलिब्रेशन कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली फैसले कर सकते हैं।